हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो देखने से लगता है कि आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ताकि क्वेश्चन के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सारी क्लियरिटी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7। 4 वर्ष बाद बी की आयु का ए की आयु से अनुपात 23:11 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 3 वर्ष अधिक है तो सी की 7 वर्ष पहले आयु और ए की 6 वर्ष बाद आयु का योग है, क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ए और बी की क्या दिया है, वर्तमान आयु। ए और बी की क्या दिया है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज दे रखा है उसने। प्रेजेंट एज दे रखा है कितना, 3 और 7 के अनुपात में। ठीक है, प्रेजेंट एज दे रखा है 3 और 7 के अनुपात में। कह रहा है 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से अनुपात कितना है। बी की आयु मतलब ये बी जो है वो 23 है और ए कितना है, ये 11 है। ए बी का रेशियो कितना है, बी की आयु ए की आयु से, मतलब ए बी जो है वो 23 है, ए 11 है। 23-11 का रेशियो है बी ए का, ठीक है। तो कह रहा है ये 4 वर्ष बाद है, तो प्रेजेंट टाइम को अगर हम 0 मान लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में है, और 4 वर्ष बाद मतलब 0 से 4 है। ठीक, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताइए आप हमें कि क्या ए और बी की 4 वर्ष पहले जो एज थी उनके बीच का डिफरेंस और 4 वर्ष बाद जो होगी क्या वो बदल जाएगी। मतलब मान लीजिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ ए और बी जो है 4 साल पहले कितने थे, ए की एज 5 ईयर थी और कितनी, वो 6 साल का था। तो आप बताइए कि 4 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 साल। और 4 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाए, सॉरी इसकी एज कितनी हो जाएगी, 9 साल। और इसकी कितनी हो जाएगी, 10 साल। ठीक, तो एक बात बताइए यहाँ इनका एज डिफरेंस कितना था, 1 साल। और यहाँ पे भी 4 साल बाद भी क्या है, एज डिफरेंस कितना है, 1 है। मतलब कहने का अर्थ, अगर दोनों एक ही टाइम पे बढ़ रहे हैं, मतलब 6 साल वो बढ़ रहा है, 7 साल वो बढ़ रहा है, 8 साल बढ़, तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का एज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट एज में कितनी थी उनकी एज डिफरेंस, कितनी थी, 4। देखा जाए तो कितनी थी, 4 यूनिट थी। और जब 4 साल बाद की बात हुई तो यहाँ एज डिफरेंस कितना हो गया इनका, 12 साल। तो क्या ये मुमकिन है, नहीं। तो क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले इनका क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पे 12 है इनके बीच का एज डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको 4 बनाए या तो इसको 12 बनाए। तो 12 बनाना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा किया। जब यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 का गुणा यहाँ भी। तो यहाँ कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक, अब 12 12 हो गया, 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी,
अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 से 2 यूनिट बढ़ रही है मतलब 23, 2 यूनिट बढ़ रही है मतलब 23 हो रहा है। और यहाँ पे एज कितनी बढ़ रही है जी, पहले 0 था, अब कितना है 4 साल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 साल, मतलब 2 यूनिट का मान 4 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना 2 ईयर। कितना 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 ईयर, ठीक। तो अब 1 यूनिट का मान 2 ईयर, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 42 ईयर। और 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18। तो ये इनकी क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ए और बी की कितनी आ गई हमारी 18 साल और 42 साल। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो सी की कितनी हो जाएगी बी से 3 वर्ष अधिक। तो कितना बी का कितना 42, तो सी का कितना हो जाएगा 45 साल। कितना आ गया 45 साल। तो कह रहा है सी की 7 वर्ष पहले ए आयु और ए की 6 वर्ष की आयु का योग क्या होगा। तो सी और ए का आयु बोल रहा है कितने वर्ष पहले, सी का 7 वर्ष पहले, तो सी का 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा 45 था, अब कितना रहा होगा 7 वर्ष पहले, कितना होगा 7 वर्ष पहले 38, प्लस ए का 6 वर्ष बाद, ए का 6 वर्ष बाद कितना होगा, अभी 18 है, 6 वर्ष बाद कितना होगा 24। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कितना हो गया ये 62 साल। योगी तो पूछ रहा है कितना 62 साल। कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ा होगा वो तो कर चुका होगा अब तक, और जो नए बच्चे होंगे वही अब क्या है थोड़ा सा दिक्कत होगा उनको। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो महीने 2 महीने में आप अपनी स्पीड स्वयं देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक मिश्रण में 40 लीटर संतरे का रस और कुछ मात्रा में पानी है। जब मिश्रण का 25% भाग संतरे के रस से बदल दिया जाता है, पूरे मिक्सचर का 25% भाग संतरे के रस से बदल दिया जाता है, तो मिश्रण में संतरे का रस की मात्रा जो है 45 लीटर हो जाती है। तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मिश्रण क्या है, कोई मिश्रण हमारा ए मान लेते हैं, कितना है, जिसमें जूस एंड वाटर का रेशियो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जूस बोल रहा है कि कितना है वो 40 लीटर है, और वाटर हम मान लेते हैं कितना है ए लीटर है, ठीक है। जूस एंड वाटर, जूस 40 लीटर दिया है, वाटर हमने मान लिया ए लीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो जाएगा 40 लीटर प्लस ए लीटर, ठीक। ये हो गया। बाद में कह रहा है जब मिश्रण का 25% भाग संतरे के रस से बदल दिया जाता है, मतलब कहने का अर्थ कि 25% निकाल लिया जाता है। तो आप बताइए कि मिक्सचर, टोटल मिक्सचर निकल रहा है ना, तो मिक्सचर का 25% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा 40 प्लस ए, 25% मतलब क्या 1/4 भाग, ठीक। तो ये कितना हो गया 1/4, 40 प्लस ए। तो अब टोटल कितना था, टोटल हमारा था कितना 40 प्लस ए था, जिसमें से 1/4 भाग निकल गया, कितना 40 प्लस 1/भाग निकल गया, तो बचा कितना 3/4। भाई 40 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3/4, 40 प्लस ए यही तो बचेगा। तो यहाँ बच कितना गया यार 3/4, 40 प्लस ए बच गया, कितना बच गया इतना बच गया। तो आप बताइए कि जब 25% निकल रहा है, तो 25% जो हमारा निकल रहा है, तो क्या सिर्फ वो वाटर निकलेगा या फिर जूस निकलेगा,
पूरा मिक्सचर ही तो निकलेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, अगर यहाँ पे बोला जाए कि अब मान लीजिए पूरी तरह मिक्स होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पानी ज़्यादा होगा कहीं जूस ज़्यादा होगा, ठीक, पूरी तरह प्रॉपर मिक्स होगा, हम यही मान के चलते हैं। तो अगर 25% निकल रहा है तो 40 का भी 25% निकलेगा, चाहे जितना हो वो नहीं पता हमें, जूस चाहे जितना भी हो उसका 25% निकलेगा और वाटर का भी तो 25% निकलेगा, ठीक है, जितना भी हो वो हमें मायने नहीं रखता, लेकिन जितना भी है, मान लीजिए यहाँ पे 40 लीटर है तो यहाँ पे 40 लीटर का अगर 25% निकलेगा तो कितना होगा, तो 40 का 25% कितना होगा, आप बताओ। 40 लीटर का 25% मतलब क्या, 1/4, तो कितना होगा 10, तो 10 निकलेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 30 लीटर। और यहाँ कितना बच जाएगा, 25% तो यहाँ भी निकलेगा, दोनों से 25-25% निकलेगा, तो यहाँ पे कितना है बच जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना बचेगा, ए का 25% कितना, 1/4, तो 1/4, और पहले था कितना ए था, 1/4 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 3/4 ए ही तो बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3/4 ए बचेगा। अब कह रहा है कि 25% भाग संतरे से बदल दिया जाता है तो मिश्रण में संतरे की रस की मात्रा 45 लीटर हो जाती है, कितनी हो जाती है, 45 लीटर हो जाती है। अब क्या किया कि जितना निकाला था 25% वो निकाल करके क्या किया, उतना जूस डाल दिया, 25% ऑफ मिक्सचर के बराबर जो है वो जूस डाल दिया, क्या डाल दिया, जूस डाल दिया। अब कितना हो गया, 45 लीटर हो गया, कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। और हमारा वाटर क्या था, वाटर जो पहले था वही बाद में, क्योंकि हमने वाटर तो मिलाया नहीं है, तो वाटर यहाँ क्या है, 3/4 ए है, कितना है, 3/4 ए है, ठीक है। तो एक बात आप बताइए हमें, ठीक, तो यहाँ पे ये मिलाया कितना गया, पहले 30 था अब 45 हो गया, तो मतलब कितना मिलाया गया, 15 लीटर मिलाया गया। और ये 15 लीटर किसके बराबर है भाई, 15 लीटर यही तो है, 40 + 1/4 यही तो हमने निकाला है, और क्या किया वही इतना मिलाया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 लीटर। यहाँ पे बोला है ना कि जब मिश्रण से 25% भाग संतरे के रस के से बदल दिया जाता है, तो टोटल का 25% कितना है, 1/40 + ए ही तो है, ये है, और उसी से बदल दिया, मतलब अब कितना डाल दिया गया, पहले 30 था अब 45 हो गया, मतलब 15 लीटर डाला, तो ये 15 लीटर किसके बराबर होगा, 40 + ए, 1/4 के बराबर ही तो होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर बराबर कितना, 40 + ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 लीटर। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया कितना, 20 लीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, सिंपल क्या थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो, जो मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1056 वर्ग सेमी है, और उसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 3:2, सॉरी, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या दे रखा है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो भी आप कहना चाहें भाई, इंग्लिश में कहना चाहें तो कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कहना चाहें तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कर्व सरफेस एरिया, जो कहना चाहें, सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दिया है, 1056। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 2πr/h, कितना, 1056 के बराबर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2
22/7, आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक, तो 12 रख दिया। एच का मान कुछ नहीं, तो एच का मान निकालना है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 11 दूना 22, 11×99 कितना, और कितना हो गया 11×99 6 बज गया, 11 छक्का 66, ठीक, 12×8 96, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 मतलब 4 दूनी 8। तो एच का मान कितना गया, 7 का गुणा इधर कर दिया, तो कितना हो गया है 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई का रेशियो दिया है, बेलन की ऊंचाई का रेशियो दिया है। तो कितना रेशियो दिया है 3:2 का, कितने का दिया है 3:2 का। तो दो बेलन की ऊंचाई में पता है कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना बोल रहा है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान 14 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना 7, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से मैं क्या मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। तो पूछा क्या हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, भाई होता क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान कितना है 21 है, कितना है 21 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया, तो 7×3 = 21 हो गया है। 21 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना है 21 21 है 441, और प्लस 21 कितना हो जाएगा 462 × 3, 462 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 4×3 = 1200, 6×3 = 18, 1380 + 6 1386, कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल है। तो कौन सा हमारा सही होगा, ये ए वाला। तो ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था नहीं, बस दिया है, बस सॉल्व करना है आपको, बस इसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आपकी सॉल्विंग स्पीड जो है वो तेज होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है आकाश जब अपनी सामान्य गति से 20% कम गति से चलता है तो वह अपनी मंजिल पर पहुंचने में सामान्य समय से 20 मिनट अधिक लेता है। यदि वह 20 किमी प्रति घंटा की यात्रा करता है तो वह अपनी मंजिल 4.5 घंटे में तय कर लेता है, तो उसकी सामान्य गति क्या होगी। तो ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही, ये क्या कह रहा है, आकाश अपनी सामान्य गति से 20% कम गति से चलता है, ठीक। तो 20% का मान कितना होता है, आपको पता है कि 1/5 है। तो उसकी सामान्य गति अगर हम 5 मान ले, क्या सामान्य स्पीड, सामान्य गति अगर मैं उसकी मान लूँ कितना 5, तो 20% कम हो रहा है, तो बाद वाली स्पीड कितनी होगी। अगर पहले ये मान लेते हैं कि पहले उसकी गति कितनी थी 5x, तो बाद में कितनी हो जाएगी, बाद वाली गति कितनी हो जाएगी 4। तो पहले एंड बाद का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, पहले एंड बाद की, किसकी, गति की। पहले मान लेते हैं 5 था, तो अब 20% कम होकर कितनी हो गई 4 हो गई। तो यहाँ पे आगे एक चीज बोला है कि अगर वह 20 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो अपनी मंजिल 4.5 घंटे में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर 20 की स्पीड से जा रहा है और 4.5 घंटे ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 45 × 90, 90 किलोमीटर। यहाँ बात किसकी हो रही है 90 किलोमीटर की, जो कि आकाश की 90 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक। तो पहले हम मान लेते हैं ये 5 के एक्स की स्पीड से जा रही थी, बाद में कितना 4x के स्पीड से। तो पहले अगर 5x के स्पीड से जा रही थी, इसकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। क्या है कि डिस्टेंस है, ये स्पीड होगा ये डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा फिर, आपको स्पीड भी पता है डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 90
बटा 5x, तो ये कितना होगा 18/5 घंटा होगा, और सॉरी x होगा ये, क्योंकि 5 से कट गया। ठीक, अब बाद में कह रहा है कि बाद वाली, यदि वह अपनी डिस्टेंस तो क्या है अभी भी सेम है, 90 किलोमीटर अभी भी है, ठीक है, लेकिन उसने स्पीड क्या किया है, अब अपनी स्पीड क्या कर दी 20% कम, मतलब अब 4x कर दी। तो अब टाइम कितना लग रहा है, ये पहले वाला टाइम था, अब ये बाद वाला, तो बाद में टाइम कितना लग रहा है 90, और स्पीड कितनी है 4x, तो ये कितना होएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 22.5 बटा x घंटा लगेगा। कितना लगेगा ये, तो ये हमारा क्या है बेसिक मेथड पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर बेसिक, अभी मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, ये पहले बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पहले और बाद दोनों का क्या मिल गया, हमें टाइम मिल गया, क्या मिल गया, टाइम मिल गया हमें। तो एक अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो बोला है अपनी मंजिल पर पहुंचने में सामान्य समय से 20 मिनट अधिक लेता है, अगर उसने अपनी स्पीड कम की तो क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। तो पहले देखा जाए तो टी पहले और टी बाद में, यही तो बोल रहा है, टाइम का ही तो बात चल रहा है। तो क्या कह रहा है कि सामान्य समय से 25 मिनट, सामान्य वाला ये था पहले, 25 मिनट अधिक ले रहा है, अगर मैं इसमें या तो 25 घटा दूं 25 मिनट, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये ज़्यादा ले रहा था, बाद वाला ज़्यादा ले रहा था, तो जितना ज़्यादा ले रहा था हमने घटा दिया, तो पहले और बाद का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या तो हम क्या करें, पहले वाले में 25 जोड़ दें, तब भी तो बराबर हो जाएंगे। तो आपको जो सुटेबल लगे, या तो पहले वाले में 25 जोड़ दीजिए, क्योंकि 25 मिनट ये ज़्यादा ले रहा है, तो 25 मिनट अगर इसमें जोड़ दिया तो बराबर हो जाएंगे। या फिर बाद वाला जो ज़्यादा ले रहा है उसमें 25 मिनट हम घटा दिया, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। तो ये मिनट में है, तो हमने क्या किया 60 से भाग दे दिया, तो घंटे में, क्योंकि किलोमीटर घंटे में बात हो रही है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, टी पहले वाला कितना आया है हमारा 18/x आया है, और टी बाद में कितना आया है 22.5/x, माइनस कितना 25 काट लेते हैं, इसका 5 25 12, तो यहाँ कितना आया है 5/12। अब क्या करते हैं 5/12 को इधर ले जाते हैं, 18x को इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22.5x माइनस 18/x बराबर कितना 5/12। और नीचे डिनोमिनेटर क्या है कॉमन है, तो ऊपर डायरेक्ट घट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4.5/x बराबर कितना 5/12। ठीक, तो अब इधर कर देते हैं 5 9 45, कितना आ गया 0.9, तो 12 9 108, 8 x का मान कितना आ गया 10.8, क्योंकि 12 9 108 होता है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया, 10.8 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है सामान्य गति, तो हमारी सामान्य स्पीड कितनी थी 5x, तो v बराबर 5x, तो x का मान कितना है 10.8, तो ये कितना हो जाएगा 10 पच्चे 50 और 8 पंचे 40 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। कितना हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है हमारा बेसिक से, ये प्रॉपर हमने बेसिक से बताया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो प्रॉपर कितना मिल गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। तो चलिए शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है शॉर्ट मेथड हम देखते हैं। तो एक बात बताइए, अब हमें यहाँ पे क्या डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और अपनी मंजिल में 4.5 घंटे में पहुंचता है, तो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 4.5 घंटे में, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 90 किलोमीटर है ही टोटल डिस्टेंस है। तो ठीक, तो एक बात बताइए कि दो कंडीशन दिया है पहले और बाद का, पहले सॉरी यहाँ पे बात थोड़ा दूर लिखे हैं। तो स्पीड क्या हो रही है हमारी, पहले स्पीड कितनी थी 20% का मान हमने बताया ना कितना होता है 1/5, तो पहले स्पीड ये थी 5x, और बाद में 20% घट करके कितनी हो गई जाएगी 20% घट गई, मतलब एक घट गई, 5 का 20% मतलब एक, तो एक घट करके बाद में कितना हो गया 4 हो गया। तो पहले स्पीड कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई 4 स्पीड। ठीक, अब आप बताइए कि v बराबर क्या होता है
टी होता है। अगर डिस्टेंस समान है दोनों के लिए भाई, 90 किलोमीटर के लिए भी दोनों है ना, पहले 5 की स्पीड से आ गई, बाद में 4 की स्पीड से गई है, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है, तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/t की। ठीक, तो अगर ये v है तो ये कितना होगा 1/t, तो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। अगर स्पीड 5-4 का आ रहा है तो टाइम क्या होगा हमारा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 4-5 का रेशियो होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि उल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4-5 का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रही है, लेकिन पहले पहले टाइम जो है वो 4 लगता था, बाद में 5 लगता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 25 मिनट अधिक लग रहा है। यहाँ कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट अधिक लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कितना, 25 मिनट अधिक लग रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना, 25 मिनट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 मिनट, यहाँ कितना, 125 मिनट। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उसकी सामान्य गति क्या होगी। ठीक, तो उसकी सामान्य गति क्या होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 100 मिनट है। तो मिनट को भाई हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे ना, क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 ऊपर जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे 100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये कितना हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। कितना आया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी। तो ये हमारा जो था वो शॉर्ट मेथड था, तो समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल ही था, आपने इसे कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कह रहा है तन्मय, उमेश और विकास अकेले किसी कार्य को 36 दिन, 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर काम पूरा किया, उन्होंने मिलकर काम पूरा किया, यदि उनकी संयुक्त आय 2500 है तो तन्मय का हिस्सा कितना होगा। तो मैंने क्या बताया है आपको, मैंने बताया है ना कि जब क्या करते हैं कि अगर मिलकर काम करने पर जो भी अमाउंट मिलता है, तो जब उनका हिस्सा बांटने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि उनकी इफिशियंसी के हिसाब से उनका हिस्सा बांटते हैं। अगर वो ये टाइम न दिया हो कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि तन्मय ने 5 दिन काम किया, उमेश ने 6 दिन, विकास ने 8 दिन, ऐसा अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बांट देते हैं। तो यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो तन्मय को टी मान लिया, उमेश को यू मान लिया, विकास को वी मान लिया। ठीक है, तो इनका हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, ये 36 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है पूरा, ये 20 दिन में, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनकी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना होगा 180। तो तन्मय की इफिशियंसी कितनी आएगी, ये भाई टाइम है, ये टोटल वर्क है। तो आपको पता है कि टोटल वर्क में जब टाइम से भाग दे, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी चाहिए तो क्या करेंगे, टाइम से भाग दिया तो इफिशियंसी मिल जाएगी। 180 में जब 36 से भाग दिया तो कितना होएगा, 36 पंचे 180, यहाँ कितना होगा 3 6 18, और यहाँ कितना होगा 9। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 6 और 9, किसकी, टी यू और वी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 6 और 9। तो मैंने क्या बताया कि इनकी इफिशियंसी के हिसाब से, अगर ये बोला होता कि अदर आगे क्वेश्चन में कि इसने 5 दिन काम किया, इसने 4 दिन, इसने 3 दिन, या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इनकी इफिशियंसी में गुणा करके तब डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई एक दिन की इफिशियंसी है ना, ये एक इफिशियंसी मतलब क्या है, एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य किया उस हिसाब से। तो अगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन दिया होता तो क्या करते हैं, 5 दिन 6 दिन 7 दिन का कार्य निकालते हैं और तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, बोला है कि साथ में काम किया है,
तो अब क्या करेंगे, हम इनकी इफिशियंसी के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 5x, इसको 6x, इसको कितना 9x। टोटल कितना है 5x मिला, 6x 9x, टोटल कितना 9 6 15 5 20x। टोटल पैसा कितना मिल गया इन तीनों को 20x, जो कि है कितना 2500 है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना x का मान 125 आ गया। कितना आ गया 125। तो x का मान 125 आ गया। तो तन्मय का हिस्सा पूछ रहा है, तो तन्मय कौन सा है ये, तो x का मान 125, तो 5x का मान कितना 5 गुणित 125 मतलब 625। कितना 625। तो कौन सा हमारा सही होगा, ये डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वो भी क्वेश्चन आए जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ बने रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अंकित जो है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस परसेंटेज जो है लाभ परसेंटेज का 4 गुना है। तो यहाँ कह रहा है कि मार्कअप जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंट का 4 गुना है। ठीक, मार्कअप परसेंट प्रॉफिट परसेंट का 4 गुना है। ये कौन सा मार्कअप परसेंट 4 गुना है, तो अगर प्रॉफिट में भी 4% का गुणा कर दिया तो ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, जाहिर सी बात है। और आगे कह रहा है यदि अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो क्या कह रहा है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का 3 गुना, कॉस्ट प्राइस का ये 3 गुना है। मार्कअप प्राइस कितना है 3 गुना है, अगर इसमें भी 3 का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो गए। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100x, हमने मान लिया। कितना मान लिया 100x। अगर कॉस्ट प्राइस हमने 100x माना तो मार्क प्राइस हमारा कितना होगा भाई, 3 गुना है ना, कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है मार्कअप प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 300x हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे परसेंटेज हम अगर मार्कअप परसेंटेज करते हैं, जो मार्क प्राइस हम परसेंट करते हैं तो किस पे करेंगे। अगर हम कोई मान लीजिए शॉपकीपर है, दुकान पे सामान खरीद के लाएं, तो हमें मार्कअप प्राइस करना होगा तो हम किस पे करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही तो करते हैं। जितना भी करना हो 10%, 12%, 15%, जो भी बढ़ा के करना हो, तो वो क्या करेंगे हम, हमें तो बाकी चीज़ पता नहीं ना, खरीद के लाए वो कॉस्ट प्राइस पता है, तो उसी पे तो हम बढ़ाएंगे। तो अगर हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, मार्कअप परसेंटेज माइनस कितना कॉस्ट परसेंटेज, ठीक, अपॉन क्या होगा कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस सॉरी मार्कअप प्राइस। हम कितना बढ़ा दिए, कुछ भी बढ़ा दिए, हम मान लीजिए कि कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ाया कितना है, हम अपने एक हिसाब से बता रहे थे कि आपको हम कुछ भी बढ़ाते हैं, हम कॉस्ट प्राइस क्या लाते हैं, कुछ भी मतलब बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है उसने ना कि कॉस्ट प्राइस ये कितना है 3 गुना है, तो मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कितना हमने मार्कअप परसेंटेज किया है, तो मार्कअप कितना किया है 300x का किया है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100x है। तो अगर मार्कअप परसेंटेज निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे 100 से भाग दिया। 100 से कितना ज़्यादा मार्कअप किया है वही तो हमें बताना पता लगाना है, वही तो होता है क्या मार्कअप परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं तो हम प्रॉफिट कितना कॉस्ट प्राइस से कितने पे अधिक बेचे हैं, तो वही तो हम रखते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर रखते हैं कितना है हमारा, और प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से क्या करते हैं भाग देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस हमने कितने पे अधिक पे बेचा, कितने परसेंट पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्कअप प्राइस कितना रखा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमने क्या किया कॉस्ट प्राइस से भाग दिया।
तो हमने कितना अधिक रखा है, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखा है, 200x अधिक रखा है। और किससे, कॉस्ट प्राइस से परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, भाग दे दिया और इधर ये गुणा कर दिया, ठीक। तो एक्स एक्स कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना परसेंट अधिक रखा है, 200% अधिक रखा है। तो यहाँ पे अगर मार्क परसेंट हमें मिल गया, मार्कअप परसेंट मिल गया 200%, तो कितना है यहाँ पे हमने रख दिया है, कितना, 4 गुणित प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमें पता चल गया कि नहीं, प्रॉफिट परसेंट कितना, 50। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 50% आ गया। तो पूछ रहा है कि दो डिस्काउंट कितना, छूट प्रतिशत कितना हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि छूट कितना हुआ, बताओ छूट कितने हुआ। अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट 50 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है, तो हम प्रॉफिट कितने का कर रहे हैं, 50% का। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100x। ठीक, इतने में हमने क्या किया, खरीदा था। और प्रॉफिट कितने का कर रहे हैं भाई, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट तो होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 100x। प्रॉफिट कितने का किया, 100x पे 50% का प्रॉफिट किया, तो 50/100। ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाए, 50x। तो बेचा कितने पे, 150x पे। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 150x। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x। तो आप बताओ, और डिस्काउंट परसेंट, सॉरी हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कितना, मार्क प्राइस इंटू 100। यही तो होता है। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा, 300x है। बेचा कितने पे हमने, 150 पे। और मार्क प्राइस हमारा कितना है, 300 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कितना है, 150 बचेगा, 150x, नीचे कितना, 300x इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 2। और ये कितना, 50। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। कौन सा सही है हमारा, ये वाला। ठीक। तो ये हमने क्या किया, प्रॉपर आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है, एकदम प्रॉपर डिटेल में। इसीलिए इतना लंबा हो रहा है। जब आप स्वयं इस करने लगेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें से नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें से हमको नहीं करना है। क्योंकि आप तो इतना लंबा क्वेश्चन में करने बैठ गए तो करते रह गए भाई, तो इतना लंबा तो करना नहीं है। लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा बताया। तो चलिए, समझ में आ गया होगा, मेरा जो मोटिव था आपको समझाने का वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 28 सेकंड में और एक पुल को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई के कितने प्रतिशत है। ठीक है, पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई का कितना प्रतिशत है। तो एक बात बताइए कि अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई का रेशियो भी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 28 सेकंड में पार करती है। तो हम मान लिया, पहले बेसिक बताता हूँ आपको, प्रॉपर बेसिक से। ठीक है, माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, लेंथ, हमने मान लिया कितना, LT है, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड कितनी है ट्रेन की, कितनी है, V मान लिया हमने। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की, पुल कह रहा है, सॉरी पुल की, ब्रिज की लेंथ कितनी हमने मान लिया, ब्रिज की लेंथ हमने मान लिया B मान लेते हैं, चलिए ठीक है, B मान लिया। ठीक,
तो एक बात बताइए, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 28 सेकंड में और एक पुल को 60 सेकंड में, तो स्पीड बराबर क्या होगी? जब क्या हो रहा है, जब खंबे को पार करती है, पिलर को, जब खंबे को पार करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए कि जब वो खंभे को एक पार करेगी तो अभी ट्रेन की क्या है, वो यहाँ है, तो पार करते करते अब क्या हो जाएगी, पार कर लिया उसने, अब खंभा ये है, और ट्रेन अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। मतलब पूंछ उसका जब डग जाएगा तभी तो हम कहेंगे ना पार हो गई। अब मुंह कितना कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, अभी यहाँ पे था, अब क्या हो गया, ये इतना पहुंच गया, डग गया। तो ये इतने किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? अपनी ट्रेन की लंबाई की बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि खंभे का डिस्टेंस कितना है उसको हम नगण्य मानते हैं, जब तक दिया ना हो तो हम उसको क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो उसने क्या किया, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, एल टी, और टाइम कितना दिया है, 28 सेकंड में। ठीक, तो ये क्या गई हमारी स्पीड। और जब पुल को पार करेगी तब, और जब पुल को पार करेगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड भी, क्योंकि ट्रेन तो वही है भाई ना, ट्रेन एक ही, ऐसा तो बोला नहीं कि स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ट्रेन वही है, स्पीड भी वही होगी तब। ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड तो सेम होगी ना, लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, खंबे को पार कर रही थी, अब क्या है, एक पुल को पार कर रही है। तो ये हमारा क्या है, ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई कितना हमने माना है, बी। तो पहले कहाँ थी, ट्रेन का मुंह यहाँ था, पुल ये है। ठीक, अब क्या करिए, धीरे 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 करके पार कर गई। तो जब पार कर गई तो अब हमारी ट्रेन की पूंछ कहाँ आ गई, ट्रेन हमारे मुंह यहाँ पहुंच गया, अब पूंछ यहाँ है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, पहले ट्रेन का यहाँ था मुंह, यहाँ पे, अब पार करते 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 मुंह यहाँ पहुंच गया, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, इतनी डिस्टेंस, ब्रिज की लंबाई प्लस एल टी, ब्रिज की लंबाई प्लस एल टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना, बी प्लस एल टी। टाइम कितना बोला है, 60 सेकंड में पूरा किया उसने। ठीक, तो स्पीड तो दोनों का सेम है ना, यहाँ भी स्पीड सेम, यहाँ भी स्पीड सेम, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, इक्वेशन हम बराबर इक्वेशन 2। तो अब क्या होगा, एल टी 28 बराबर कितना, बी प्लस एल टी कितना, 60। तो 4×7 = 28, 15×4 = 60, 15 का गुणा इधर किया तो कितना हो जाएगा, 15 एल टी, और इधर कितना हो जाएगा, 7 बी प्लस 7 एल टी, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 एल टी बराबर 7, ये एल टी बराबर कितना, 7 बी। तो एल टी एंड बी का रेशियो कितना आ गया, एल टी एंड बी, एल टी इधर है, सब बी को नीचे लाए, और 7 8 को इधर ले गए, तो कितना आ जाएगा, 7 एंड 8 का रेशियो आ गया। एल टी एंड बी का रेशियो कितना आ गया, 7 एंड 8 का रेशियो आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि पुल की लंबाई का, तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, आप चाहो तो x और x मान 7x और 8x मान सकती हो, लेकिन वो कट जाएगा जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है, कह रहा है ना कि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई का कितने प्रतिशत है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एल टी 7 है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 7, और पुल की लंबाई का पूछ रहा है, तो का मतलब 8, इसका कितना परसेंट है ये, तो जिसका पूछे वो ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे, और परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर दिया। तो ये कितना होगा, ये 100/8 कितना होता है, 12 पर 12.5% का मान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12×7 = 84, और 7×5 = 35, 84 3 87.5%। कितना, 87.5%। कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर बेसिक से था। दूसरा शॉर्ट हम देख लेते हैं, दूसरा हम क्या देख लेते हैं, शॉर्ट मेथड। तो एक बात बताइए, यहां पे क्या रहा है, क्या ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम है भाई, पुल के लिए भी और खंभे के लिए भी और
पुल के लिए भी अगर ट्रेन की लंबाई क्या है, सेम है, तो खंभे के लिए देख लेते हैं और पुल के लिए। तो खंभे के लिए और पुल के लिए क्या है, लंबाई क्या है, सेम है, स्पीड सेम है। तो टाइम दिया है, टाइम क्या दिया है, ये 28 सेकेंड में इसको पार करती है और इसको 60 सेकेंड में। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 4 सत्ते 28 और 15 चौका 60। तो कितना है रेशियो उनका, 7 × 15। तो स्पीड अगर सेम है तो v बराबर t। तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। अगर स्पीड सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। क्या हो जाएगा, अगर ये स्पीड सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, डिस्टेंस का भी रेशियो कितना आएगा हमारा, 7 और 15 का ही रेशियो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना अगर स्पीड सेम है तो क्या होगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। तो क्या है, जितना टाइम का रेशियो था उतना ही किसका, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो यहाँ कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8। ये किसका है, ये किसका है, एल टी का है। भाई खंभे को सिर्फ कौन पार कर रहा था अभी, सिर्फ ट्रेन ही की लंबाई तो पार कर रही थी। और यहाँ पे जब पुल को पार करने की बात हुई थी तो कौन कौन पार कर रहा था, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा है, 8। और यहाँ पे अगर 15 है तो इसमें 15 में कितना है, 7 ट्रेन की लंबाई है प्लस 8 ब्रिज की है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही देख लो वापिस। तो यहाँ पे अगर ट्रेन की लंबाई मान लो 7 है, एल टी की मान 7x मान लिया, ठीक है, ये एल टी का 7x मान लिया हमने, ये 7x। और यहाँ पे एल टी प्लस बी का मान कितना है, 15x होगा। तो यहाँ पे बताओ बी का मान कितना होगा, यहाँ से बी का मान कितना आएगा, 8x आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा। तो बी एंड, अब बताओ बी एंड एल टी का मान कितना आ गया, बी का मान 8x और इसका 7। तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो अब पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई का कितना प्रतिशत है। तो ट्रेन की लंबाई 7, पुल की लंबाई कितना, बटा 8 कर दिया और परसेंटेज चाहिए तुमने भाग दे दिया। तो ये कितना आएगा, 87.5%, जैसा कि मैंने अभी निकाल के दिखाया था। तो यहाँ से आप यहीं से बता सकते थे कि अगर एल टी का मान 7 है और एल प्लस टी का मान 15 है तो जाहिर सी बात है एल बी का मान कितना होगा, 8 होगा। तो ये इतनी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढेर सारी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसका मैं बेसिक मेथड आज नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताऊँगा, क्योंकि टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन हमारे पास 3 है, ठीक। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक कार्यालय में लड़कियों और लड़कों का औसत वजन कितना है, 39 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम, और पूरे कार्यालय का औसत वजन 44 किलोग्राम। तो यदि आधी लड़कियां और 2/5 लड़के उपस्थित हैं तो अनुपस्थित लड़कों की संख्या और अनुपस्थित लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए आप हमें, यहाँ पे क्या दिया है, लड़कियों का लड़कों का क्या दिया है, एवरेज। ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, और ये क्या है, पूरे कार्यालय का एवरेज है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला यूज है, एलिगेशन का। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स का एवरेज है, ये कितना है, बॉयज़ का एवरेज है। तो ये कितना है, गर्ल्स का कितना है, 39, और बॉयज़ का कितना है, 48। और यहाँ पे क्या आता है, हमेशा टोटल एवरेज आता है। ये भी हमने बताया कि यहाँ पे क्या आता है, टोटल एवरेज आता है। तो टोटल एवरेज कितना है, 44। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, इनके बीच का रेशियो, ये रेशियो में आता है,
एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है। और क्या आता है यहाँ पे, संख्या आती है। यहाँ पे क्या आती है, नंबर्स आते हैं किसके, अब यहाँ पे बात हो रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, तो यहाँ पे क्या होगी, संख्या होगी भाई, यही तो होता है। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल। अगर यहाँ पे एवरेज किसकी बात है, एवरेज वेट की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होता है। तो एवरेज एज की बात, एवरेज वेट की बात हो रही है, एवरेज वेट की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये किसका आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, गर्ल्स का 4 और बॉयज़ का 5, किसमें 4 और 5 के रेशियो में है बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर टोटल बॉयज़ हम मान लें 4x, गर्ल्स टोटल x 4x हैं और बॉयज़ कितने हैं 5x, तो कह रहा है यदि आधी लड़कियाँ मतलब कितना 2x अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2x, अगर आधा 2x आए हैं तो 2x अनुपस्थित। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2/5 लड़के उपस्थित हैं, और टोटल अगर 5 हैं तो 5 में से अगर 2 उपस्थित हैं तो कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 3/5 कितना अनुपस्थित होंगे। अगर आप बताइए टोटल 5 हैं, अगर 5 में से 2 उपस्थित हैं तो कितना होगा, 3/5 अनुपस्थित होंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना रेशियो आ गया 2x एंड इतना 3x का, तो x कैंसिल, तो आया कितना हमारा रेशियो 2 एंड 3 का, कितना आ गया 2 एंड 3 का रेशियो आ गया। तो हमारा कौन सा सही है, ये डी वाला। ठीक, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप देखते ही समझ नहीं पाओगे कि मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप उसको क्या करोगे, डिटेल में करोगे, ठीक है, जो कि आपको नहीं करनी है। डिटेल में वही क्वेश्चन करनी है जिसमें शॉर्ट मेथड यूज नहीं हो सकता। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, इसका मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों। ठीक, तो पहले आप इसे करिए तो सही। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो पहले मैं इसका क्या बताऊंगा, बेसिक मेथड बताता हूँ आपको, फिर बाद में शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे 15,000 की राशि को x% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देने पर वो क्या हो जा रही है, 3 वर्षों में 19,965 हो जाती है। ठीक, यदि यही राशि समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज पर दी जाती तो ब्याज कितना मिलता। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है 3 साल का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है जो कि x है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, फॉर्मूले से रखते हैं, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर p 1 + r/100 का पावर n जो है वो टाइम है, कितना साल। तो a का मान कितना है 19,965 है, प्रिंसिपल हमारी कितनी है 15 है, 1000 है, 1 + r/100, टाइम कितना है 3 साल। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 19,965 बराबर कितना 15,000, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस सॉरी आर का मान कितना है x% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/100/3। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना 15 से काटे हैं तो यहाँ कितना आएगा 1000, यहाँ 15 1 का 15, 4 बच गया तो 15 × 45, फिर 46 हो गया, 15 × 45 और 15 1 का 15, तो यहाँ आया क्या 13 31 और 1000। तो ये किसका है 11 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 10 का, तो ये पूरे का क्यूब कितना आ गया 3। तो 1 + x/100। तो एक बात बताइए कि यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, जब घात वाले बराबर हैं तो बेस अंदर की क्या होंगे, बेस भी बराबर होंगे। तो क्या होगा ये 11/10 बराबर कितना 1 + x/100। ठीक, अब एक को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक को अगर इधर लाएं तो कितना होगा 11/10 - 1 x/100।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/10, क्योंकि 10 एक का 10, 10 11 में से 10 गया 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 10 का गुणा इधर कर दिया, 1 का गुणा इधर, तो x बराबर कितना आ गया 10% आया हमारा। कितना आया 10% आया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि यदि समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज पर की जाती तो कितना मिलता। समान समय, यदि राशि समान समय वही राशि जो ये है तो कितना होता है, ऐसा ही बराबर पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना है उतना ही रखना है 15,000। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये वाला रखना है जो आ गया हमारा कितना 10% आया, और ये क्या रखना टाइम भी सेम रखनी है, तो अपॉन कितना 100, यही तो फॉर्मूला होता है। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 15 गुणित 3 मतलब 1500 गुणित 3 कितना 4500 रुपए। तो कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला। ठीक, तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर बेसिक मेथड था, जो कि आ गया कितना 4500। दूसरा हम क्या बताने वाले हैं, शॉर्ट। तो दूसरा मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ पे कितना दिया है, प्रिंसिपल 1500 दिया है और अमाउंट कितना दिया है 19,965 दिया है। तो यहाँ से हम एक बात बताइए, पी एंड ए का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल दिया है 15,000 और अमाउंट दिया है 19,965, तो जाहिर सी बात है कि इनका रेशियो हम निकाल ही सकते हैं भाई, जब दोनों दिया ही था। तो 15 से काट दिया तो कितना है यहाँ 1,000, यहाँ कितना 1331, जैसा कि अभी हमने काटा था। तो ये कितने का क्यूब है 10 का क्यूब है। ये कितने का है 11 का क्यूब है। कितने का क्यूब है 11 का। तो यहाँ पे पी एंड ए देखा जाए तो क्या हो रहा है, अगर 3 बात हो रही है तो पहले साल भी क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल भी क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, तीसरे साल भी क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। तभी तो हमारा क्या आ रहा है 1,1331 आ रहा था। मतलब एक साल में देखा जाए, 1 ईयर में देखा जाए तो कहते क्या हो रहा है, पी एंड ए का रेशियो 10 से 11 हो रहा है। तो मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है किस पे 10 पे। तो 100% चाहिए तो कितना, तो आर का मान कितना हो गया, मतलब 10% की रेट से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है हर साल। मतलब 10% से बढ़ रहा है, 10 से 11 10 से 11 10 से 11। ठीक, अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो भाई, वही फॉर्मूले में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है हर साल 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिला कितने पे 10 रुपए पे, तो 100 पे कितने मिलेगा, वही तुम्हारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि आया कितना 10%। तो हमसे पूछ रहा है कि समान राशि समान समय के लिए और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना हमें ऐसा ही मिलेगा। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। अगर एक साल में 10% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा 30%, वो भी किस पे प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000 है, तो उसका 30% कितना होगा भाई 30/100, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो हमारा ऐसा ही कितना हो गया 4500 रुपये। कितना हो गया 4500। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, शॉर्ट मेथड या फिर बेसिक। भाई आना दोनों चाहिए, और आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि बेसिक आना चाहिए और उसके साथ साथ शॉर्ट भी मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप बेसिक्स करने बैठ गए तो 4 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन ले लेगा। ठीक है, हमें बेसिक्स वही करना है जिसमें शॉर्ट यूज ना हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप इसे पहले ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस वेरिएबल देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉल्व सिंपल क्वेश्चन है। बस आप अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ सेकंडों का काम है। ठीक है,
कह रहा है किसी नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में y किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय और धारा के अनुकूल दिशा में 3y किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय के बराबर है। यदि नाव धारा के अनुकूल दिशा में 45 किमी प्रति घंटा से चलती है तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टी अप स्ट्रीम जो है वो टी डाउन स्ट्रीम के बराबर है, विपरीत दिशा में और अनुकूल दिशा में, तो बराबर बोल रहा है ना, समय बराबर है। ठीक है, क्या है, समय बराबर है। तो आप बताइए कि टी अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है डी बाई टी, तो t बराबर क्या होगा d बाई वी। तो t कितना है d बाई वी, v क्या हो रहा है अप स्ट्रीम, ये भी अप स्ट्रीम ये भी अप स्ट्रीम, बराबर कितना देखिए t डाउन स्ट्रीम, सॉरी तो d डाउन स्ट्रीम बटा क्या v डाउन स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, विपरीत दिशा में y किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है y किलोमीटर, स्पीड नहीं दे रखा है तो v अप स्ट्रीम मान लेते हैं, बराबर कितना डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 3y, और इसका कितना दे रखा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी, तो y से y कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, तो ये क्या हो गया v डाउन स्ट्रीम बटा v अप स्ट्रीम का रेशियो कितना हो गया, हमें मिल गया 3 और 1 का, कितना मिल गया 3 और 1 का। यहाँ पे बोला है यदि नाव धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, ये क्या दिया है डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है भाई, कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका मान 45 किमी प्रति घंटा दे रखा है तो 3 यूनिट का मान 45, तो 1 यूनिट का मान कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हमसे पूछा क्या है शांत जल में उसकी गति क्या होगी, तो b का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है b का मान पूछ रहा है। तो b बराबर क्या होता है v डाउन स्ट्रीम प्लस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है, जाहिर सी बात है। और हमें यहाँ क्या पता चल गया v डाउन स्ट्रीम हमारा कितना है 45 प्लस अप स्ट्रीम कितना है 15 बटा 2, तो यहाँ पे कितना है 60 बटा 2 बराबर कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। ठीक है, तो ये कितना आपका इसलिए सेकंडों का सवाल था। अगर आपने तो ये कहानी जो मैंने लिखी है ये डी अप स्ट्रीम डी एस डाउन स्ट्रीम ये सब तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, तो अगर ये 45 है तो 15, जाहिर सी बात है आप जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।